दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिंदी की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। तो मित्रों, हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे और वर्णमाला में हम लोगों ने समझ लिया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, बड़ी इकाई, उच्चारण के आधार पर, अर्थ के आधार पर और लिखने के आधार पर जो भी इकाइयां होती हैं वो सभी इकाइयां पढ़ ली थी। साथ में यह भी जान लिया था कि स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोगों ने चर्चा शुरू कर दी थी, जिसमें स्वर जो है वो पढ़ लिए थे और अभी स्वर कुछ प्रकार से और पढ़ने बाकी हैं। तो आज की क्लास में स्वर आपके पूरे खत्म हो जाएंगे, सारे प्रकार स्वर के हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर था वो था वर्णमाला। वर्णमाला एक बार थोड़ा सा पिछली क्लास को हम लेकर चलते हैं जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम लोग स्वर को पढ़ रहे थे, आपको बता दिया था कि स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। स्वरों की संख्या आपको 11 बता दी थी। कौन कौन से थे? देखिए भाई, छोटा आ, तो इस प्रकार से ये स्वर हो जाएंगे आपके। देखिए 11 स्वर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है भाई, तो ये 11 स्वर हो गए हैं और इसी के साथ में आपको बता दिया था कि जो ये स्वर हैं इनको प्रमुख 3 भागों में बांट लिया गया है। पहला जो भाग आपको बताया था वो बताया था हमने मूल स्वर, मूल स्वर या इसी को कहा गया था ह्रस्व स्वर। दूसरा बताया था आपको दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा आपको बता दिया था प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो ये तीनों हम लोग पढ़ चुके थे। मूल स्वर की अगर हम बात करेंगे तो केवल इसकी 4 संख्या होती है, 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से ये 4 जो हैं ये मूल स्वर होते हैं। और अगर हम दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो बाकी जो भी बचे हुए हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, यानी कि दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो 7 होती है। और इसी प्रकार से प्लुत स्वर में आपको बता दिया था कि उच्चारण में 3 गुना अधिक समय लगता है। जैसे मैया, या फिर प्लुत स्वर कहाँ समाचीन प्लुत स्वर कहाँ समाचीन माना जाता है? तो आपको बता दिया था कि संबोधन कारक में समाचीन माना जाता है। और इसकी संख्या पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि इसकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। एक होता है छोटा आ और बाकी जो दीर्घ स्वर वाली संख्या हो जाती है 7। तो इनको मिलाकर कुल 8 संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्वर के इन 3 भागों को पढ़ लिया था। अब स्वर के कुछ भाग और बचे हुए हैं, या फिर स्वर को अन्य किस आधार पर माना जाता है तो उस आधार पर भी समझ लेंगे तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं व्यंजन। ठीक है, तो वर्णमाला में अभी हम स्वरों को ही देख रहे हैं और स्वरों में अब पढ़ेंगे हम लोग ओष्ठ की आकृति के आधार पर। देखिए भाई, अगला जो स्वरों का प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर अगर हम ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों को पढ़ते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है वृत्ताकार और दूसरा हो जाता है आवृत्ताकार। ठीक है, एक हो जाता है वृत्ताकार और दूसरा हो जाता है आवृत्ताकार। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो वृत्ताकार को ही कहा जाता है व्रतमुखी और इसको हम कहेंगे आवृतमुखी। जैसा कि नाम से पता चलता है व्रतमुखी, व्रत मतलब गोला, गोल, और मुखी मतलब यहां पर मुख से संबंधित बताया गया है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख का आकार गोल हो जाए वो व्रतमुखी हो जाते हैं। और इसी प्रकार आ का मतलब होता है नहीं, व्रत का मतलब गोल और मुखी मतलब मुख, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख का आकार गोल ना हो आवृतमुखी कहलाते हैं।
तो हम देख लेते हैं इनमें कौन कौन से स्वर व्रतमुखी हैं और कौन कौन से स्वर अव्रतमुखी हैं। तो याद रखिए, व्रतमुखी को अगर हम देखते हैं तो इसमें केवल 4 स्वर आ जाएंगे जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में हमारे मुख का जो आकार है वो गोल हो जाता है। कौन कौन से हो जाएंगे? लघु ऊ, दीर्घ ऊ, इसी प्रकार से लघु ओ और दीर्घ ओ। ये जो संख्या हो जाती है, ये जो संख्या हो जाती है 4 है, और ये कौन से हो जाएंगे? तो व्रतमुखी हो जाएंगे। अब इनको छोड़कर जो भी बचे हुए हैं वो सब हो जाएंगे अव्रतमुखी। कौन कौन से बचे हुए हैं देखिए भाई, देखिए भाई, तो ये वाले जो हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और 7 और 4 11, तो टोटल 11 हैं, जिनमें से 4 हो जाएंगे व्रतमुखी और 7 हो जाएंगे अव्रतमुखी। तो इस आधार पर, यानी कि ओष्ठ के आकृति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर जो स्वर हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, व्रतमुखी और अव्रतमुखी, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। ठीक है भाई, इनकी संख्या 4 हो जाएगी और इनकी संख्या 7 हो जाएगी। अब इसी आधार पर हम लोग अगले समझते हैं, इनको हटाते हैं। इसमें बस इतना ही है। अगर इसी क्रम में हम लोग आगे देखें तो जो अगला प्रकार हो जाएगा स्वरों का, जो अगला प्रकार हो जाएगा वो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर या जीव के आधार पर। ठीक है, अगला भाग हम लोग देख लेते हैं स्वरों का ही। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं, स्वरों के जो भेद हैं जीव की क्रियाशीलता के आधार पर वो 3 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 3 हो जाएंगे। अब 3 कौन कौन से हो जाएंगे वो समझ लीजिए। तो पहला हो जाएगा अग्रस्वर, दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर, और तीसरा हो जाएगा पश्च स्वर। ठीक है भाई, देख लीजिए, ये जो है 3 भाग हो गए, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, आप लोगों को नाम से भी पता चल गया होगा, तो जीव का जो हिस्सा है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं जीव के आधार पर, तो उसी की बात करी जा रही है। यहां पर जीव का जो हिस्सा है, जो आगे वाला हिस्सा है, वहां से जो स्वर बोले जाते हैं, यानी कि जिन स्वरों को बोलने में हमारे जीव का जो आगे वाला हिस्सा है वो क्रिया करता है, वो कार्य करता है, उनको कहा जाता है अग्रस्वर। और जीव के मध्य वाला हिस्सा, जिन स्वरों को बोलने में प्रयोग में आता है, उसको कहा जाता है मध्य स्वर। और इसी आधार पर जीव के जो पिछला वाला हिस्सा है, जीव के पीछे का जो हिस्सा है, उसके उच्चारण के लिए जो हमारा पीछे का हिस्सा, यानी कि जीव के बिल्कुल अंत का हिस्सा कार्य करता है, क्रिया करता है, उनको कहा जाता है पश्च स्वर। तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमें वह समझ लेने हैं, और याद करना इनको बहुत आसान है। आपको केवल एक याद रखना है, और वो कौन सा याद रखना है? मध्य स्वर का। सिर्फ आपको एक ही याद रखना है। देखिए याद करना कितना आसान है, समझ लीजिए एक बार। यहां पर आपको सिर्फ मध्य स्वर का याद रखना है कि इसमें लघु आ जाएगा, मध्य स्वर में लघु आ जाएगा। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, तो स्वर कौन कौन से होते हैं वो आपको पता ही है। आपको यहां पर सिर्फ यह याद रखना है कि मध्य स्वर के अंतर्गत जो आता है वो छोटा आ जाता है, यानी कि लघु आ जाता है। अब इसके बाद में पश्च स्वर हम सबसे पहले देखेंगे, और इस तरीके से जो भी स्वर बनते हैं उनको हम एक साथ ही लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 आप बना लीजिए, और 3 से जो जो स्वर बनेंगे हम उनको लिख लेंगे। अब 3 से कौन कौन से स्वर बन जाएंगे वो भी देख लीजिए। तो देखिए, छोटा ऊ बन जाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा, छोटा ओ बन जाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा, और बड़ा
आ बन जाएगा। देखिए कितना आसान है इसको पढ़ना। यहां पर 3 से जो स्वर बनते हैं हमने उनको बना लिया है और मध्य स्वर में छोटा आ गया है। इसके बाद जो भी बचे हुए हैं वो सब आ जाएंगे अग्र स्वर में। अब कौन कौन से बचे हुए हैं आप सभी लोग जानते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऋ, ये आपके आ गए हैं किसमें, अग्र स्वर में। तो इस प्रकार से जो संख्या हो रही है आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आपको कैसे याद रखने हैं आप लोगों ने देख लिया है। मध्य स्वर में केवल आपको छोटा आ याद रखना है और 3 से बनने वाले जो भी स्वर हैं वो सब आ जाएंगे पश्च स्वर में और बाकी सभी आ जाएंगे अग्र स्वर में। ठीक है भाई। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को इन 3 भागों में बांट लिया गया है। अब इसके बाद देखिए अभी स्वर समाप्त नहीं हुए हैं, इसका एक प्रमुख भाग हम और पढ़ेंगे। वो प्रमुख भाग कौन सा हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए भाई अगला जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा तालु की स्थिति के आधार पर या फिर तालु के आधार पर। जो स्वर का अगला भाग हो जाएगा वो हो जाएगा तालु की स्थिति के आधार पर। अब तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वर हैं उनको कितने भागों में बांटा जाता है, तो उनको बांटा जाता है 4 भागों में। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर, ये 4 भाग हो जाएंगे। पहला हो जाता है संवृत स्वर, दूसरा हो जाता है अर्ध संवृत स्वर, तीसरा हो जाता है विव्रत स्वर और चौथा हो जाएगा अर्ध विव्रत स्वर। ठीक है भाई। इस प्रकार से ये जो है तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांट लिया गया है। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे वो हमें समझ लेने हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संवृत स्वर। तो संवृत स्वर के अंतर्गत आने वाले जो स्वर हैं वो देखिए यहां पर आ जाएगा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ। यानी कि ये जो 5 संख्याएं हैं स्वरों की वो किसमें आ जानी है, संवृत स्वर में आ जानी है। और अर्ध संवृत स्वर, ठीक है, अर्ध संवृत स्वर जो है उसमें आ जाएगा छोटी ए और छोटा अ। ठीक है, ये दो स्वर जो हैं अर्ध संवृत स्वर में आ जाएंगे। इसी आधार पर अगर हम देखते हैं विव्रत स्वर, विव्रत मतलब खुला हुआ, ठीक है, पूरा जो मुखद्वार होता है तालु की स्थिति के आधार पर वो खुला होता है, तो इसमें सिर्फ एक आ जाएगा और वो कौन सा आ जाएगा, बड़ा आ। और बाकी जो भी बचे हुए हैं वो आ जाएंगे अर्ध विव्रत स्वर के अंतर्गत। अर्ध विव्रत में कौन कौन से आ जाएंगे, तो छोटा आ इसमें बचा हुआ है, बड़ी ए और बड़ा ओ। देखिए भाई, छोटा आ, बड़ी ए और बड़ा ओ। तो इस प्रकार से ये जो स्वर हैं तालु की स्थिति के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, विव्रत और अर्ध विव्रत आ गए हैं। अब इसी के साथ में आपका जो स्वर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। ठीक है भाई, स्वरों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले जो स्वरों को पढ़ा है वो है मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर। उन्हीं को कहा जाता है छोटा स्वर या फिर लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। उनकी संख्या आपको बता दी है 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है दीर्घ स्वर या फिर बड़ा स्वर या फिर संधि स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। उनकी संख्या आपको बताई है 7, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। और उसी में जो अंत वाले 4 जुड़े हुए हैं ए ओ औ, उनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। प्लुत स्वर उसके बाद आपको बताया है जिसकी संख्या 8 बताई है। और याद रखना है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें 3 गुना अधिक समय लगता है। उसके बाद हमने आपको, उसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा है
वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार। और उसी के साथ में हम लोगों ने स्वरों को पढ़ा है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, और अंत में पढ़ा है समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध समृत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। यानी कि ये पूरे भाग जो हैं वो केवल और केवल स्वरों के लिए ही थे। तो इसी के साथ यहाँ पर स्वर समाप्त हो जाते हैं, और अगली क्लास में हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार तरीके से, जिसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जहाँ पर किस आधार पर कितनी, यानी कि 52 जो वर्णमाला की संख्या होती है, किस आधार पर 52 होती है, किस आधार पर 49 होती है, किस आधार पर 46 होती है और किस आधार पर 44 होती है। तो जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और सारी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में डाउट ना रहे। किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके होना बहुत संभव हो जाएगा, आसानी से आप कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।